गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का रिवीजन करेंगे, जो कि हिस्ट्री का पोर्शन है। चैप्टर 9 है हमारा नाजिज़म्स इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो इस इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूँ कि ये जो है, आप लोग अभी दिसंबर लगभग ख़त्म हो गया है और पता नहीं आप लोग कितने सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर। तो आप लोग मान लीजिएगा फरवरी लास्ट में आप लोगों का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी में आप लोग जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम वगैरह होता है आप लोगों का, तो आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आप लोग जितना जितना ज़्यादा सीरियसनेस हो सकता है अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाइए और रिवीजन करते चलिए। आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ना, और दूसरे सब्जेक्ट का भी आप लोग अपना प्रिपेयर करते रहिएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है रिवीजन का वीडियो, हम आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इस पर भी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को थोड़ा गाइड करेंगे कि कैसे आप लोग अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आप लोगों के लिए भी जो भी बन पड़ेगा हमसे, उसके लिए बिल्कुल जो है आप लोगों को गाइड किया जाएगा। तो चलिए जो है रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, हम लोग नाजिज़म्स इन जर्मनी देखने वाले हैं। जर्मनी के बारे में नाजिज़्म क्या था और वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ था, इसको हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा था। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ आइडियोलॉजी की बात की गई है। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है, विचारधारा, है ना। बहुत सारे जो इस दुनिया में बहुत सारे आदमी रहते हैं, सब अलग अलग विचारधारा को मानने वाले रहते हैं, सबका थिंकिंग अलग रहता है ना। जैसे हम लोग कई लोग नए विचारधारा के बोलते हैं, कोई न्यू जनरेशन के, तो कोई पुराने विचारधारा के, ऐसे ही। तो यहाँ पर जो क्या होता है, ऐसे ही 3 विचारधाराओं में दुनिया को बांटा गया है। एक होता है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब, लिबरल मतलब होता है उदार, और डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया, लोकतंत्र। तो ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जो रूल ऑफ पीपल को, जनता का शासन होना चाहिए, ये बोलते हैं, ऐसे लोगों को लिबरल डेमोक्रेसी के आइडियोलॉजी वाला कंट्री बोला जाता है। ये ज़्यादातर हमको कहाँ पर देखने मिलता है, तो अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, है ना, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, ये सब कंट्रीज़ में, यूरोप और बहुत सारे कंट्रीज़ में आजकल लिबरल डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलता है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में सोशलिज्म और कम्युनिज्म, जैसे रसिया हो गया या चाइना हो गया, ऐसे सब देशों में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म देखने के लिए मिलता है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या बोलता है कि यहाँ पर ये डेमोक्रेसी का बात तो करता है, डेमोक्रेसी का बात करता है, लेकिन ये अलग कैसे है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में समाज का भलाई देखा जाता है। कम्युनिज्म में क्या होता है, ये बोलते हैं कि ऑल आर इक्वल, है ना, सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं, और जितना भी कंट्री का जो रिसोर्स है वो सब में क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म का थ्योरी होता है। उसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रूढ़िवाद। रूढ़िवाद मतलब जो पुराने विचारधारा को मानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म। और जैसे हम लोग फासिज्म और जो नाजिज्म देखेंगे, है ना, जो इटली और जर्मनी में फॉलो किया जाता था, वो कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी या पुराने विचारधारा, पुराने ख्यालात के मानने वाले लोगों को बोला जाता है कंजर्वेटिज्म। अभी तो ज़्यादातर कंट्रीज में लिबरल डेमोक्रेसी ही चल रहा है। बाकी ये सब डेमोक्रेसीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी रशियन रिवॉल्यूशन में देख लिया था। कंजर्वेटिज्म क्या था, अभी इसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को 2 चीज़ और बताए थे। एक बताए थे कैपिटलिज्म, और दूसरा क्या होता है, कम्युनिज्म। तो कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है, पूंजीवादी विचारधारा, है ना। पूंजीवादी विचारधारा, जो लोग पैसे वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, अमीर लोगों को सपोर्ट करते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे लोग जो हमेशा ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेसमैन हैं, उनका हित का बात करते हैं, उनको कैपिटलिज्म बोला जाता है। दूसरी ओर वहीं है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या बोला जाता है, जो पीजेंट हो गए, वर्कर्स हो गए, जो कॉमन मैन हो गए, इनके भलाई का कहा जाता है कम्युनिज्म में। मतलब ये सबको साथ में लेकर चलने वाला थ्योरी है कम्युनिज्म, जो कि रसिया, चाइना, ये सब कंट्रीज में ज़्यादातर हमको देखने मिलता है। इंडिया में इन दोनों का मिक्सचर देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग सोशलिज्म या सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा बोलते हैं, जिसमें अमीर गरीब सबका जो है हित देखा जाता है। अब ये जो नाजिज्म और फासिज्म जो आइडियोलॉजी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको नाजीवाद और हिंदी में इसको फासीवाद बोलते हैं, फैसिज्म को। तो नाजिज्म मेनली क्या था, ये जर्मनी में था, है ना। जर्मनी के, या जो हिटलर जो जिस विचारधारा को मानता था, जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, उसको नाजिज्म बोलते थे। और फासिज्म जो कि इटली में फॉलो किया जाता था। इटली के लीडर कौन थे, जैसे जर्मनी के लीडर थे हिटलर, वैसे ही इटली के लीडर थे मुसोलिनी, है ना। तो मुसोलिनी क्या था, जो हिटलर था उसको अपना गुरु मानता था, अपना आइडियल मानता था। तो जो मुसोलिनी फॉलो करता था, या वहाँ के जो लोग आइडियोलॉजी को मानते थे, उसी को फासिज्म बोला जाता था।
अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब ये किस प्रकार की विचारधारा रखते थे, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो ये लोग अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे। अल्ट्रा नेशनलिस्ट आप लोग को बताए थे अति राष्ट्रवाद, मतलब ये अपने देश के लिए मरने मारने पर तैयार हो जाते थे। अपने देश को हमेशा सर्वोच्च मानते थे, दूसरे देश को नीचा मानते थे, है ना। और ये मिलिट्रिलिज्म को सपोर्ट करते थे, मतलब ये वायलेंस को सपोर्ट करते थे। कुछ भी चीज में ये क्या मानते थे, हिंसा को जो है जरूरी मानते थे। प्रेम से बात नहीं बना, अगर एक बार बोल के देखे तो सीधा क्या करो, बंदूक उठाओ और धार से गोली चला दो, मतलब हिंसा वायलेंस को इन लोग ज्यादा सपोर्ट करते थे। दूसरा क्या था, ये सिंगल पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करते थे, मतलब इनको झमेला नहीं चाहिए था कि एक पार्टी 10 पार्टी नहीं होना चाहिए, एक ही पार्टी होना चाहिए, वो उसी से हमारा लीडर निकल कर आएगा। इसी के कारण इन लोग क्या करते थे, डेमोक्रेसी का विरोध करते थे। डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल ऑफ पीपल होता है, तो कुछ भी चीज होगा तो सब जनता से पूछा जाएगा, तो इस चीजों में उनको दिक्कत था। तो ये क्या चाहते थे कि इनका एक लीडर हो और वो हमेशा देश के लिए हित में सोचे और उसी का भलाई करे। जैसे कि हिटलर हो गया, है ना, तो हिटलर क्या था, जर्मनी को जिताना चाहता था, जर्मनी का जो इज्जत है वो वापस दिलाना चाहता था। तो ऐसे ही लोगों को इन लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। मतलब ऐसे समझ के चलो कि जो पुरानी विचारधारा है, इसलिए तो बोले पुरानी विचारधारा है, रूढ़िवादी, है ना। तो जो पुराने जैसे राजा महाराजा लोग रहते थे, उस टाइप की आइडियोलॉजी को इन लोग मानते थे। फिर इन लोग क्या करते थे, जो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मतलब इन लोग क्या चाहते थे कि जो लेडीज़ है वो क्या करे, घर में ही रहे, बच्चा संभाले, चूल्हा चौका संभाले, इनको बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे ही पुरुष जो है, ये क्या होगा, जो मेल मेंबर है वो डोमिनेट करेगा, है ना, इसका इज्जत होगा, या घर में यही मुखिया होगा। फिर इन लोग क्या मानते थे कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट को प्रॉपर इज्जत देना चाहिए, उसको, है ना, नमस्ते सलाम ठोकना चाहिए, ऐसे करके। फिर इन लोग रेसिज्म को भी सपोर्ट करते थे। रेसिज्म मतलब क्या होता है, नस्लवाद। नस्लवाद मतलब गोरे और काले के बीच में भेद। तो इन लोग क्या मानते थे, जो जर्मन है वो आर्यन रेस को क्या मानते थे, सुप्रीम मानते थे। जो प्योर जर्मन है, प्योर जर्मन मतलब माता पिता भी जर्मन होना चाहिए और उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो बर्थ है वो जर्मनी में ही होना चाहिए, ऐसे लोगों को आर्यन बोला जाता था। जो आर्यन रेस को ही सुप्रीम माना जाता था, सुप्रीम मतलब सबसे अच्छा। और बाकी रेस को क्या माना जाता था, मतलब बाकी लोगों को इंफीरियर माना जाता था, मतलब छोटे जात का माना जाता था, और उन लोगों को घृणा भाव से देखा जाता था, नीच दृष्टि से देखा जाता था। तो यही क्या था, ये रेसिज्म को भी सपोर्ट करते थे। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि हिंदी फिल्मों में देखते हैं, या पुराने हमारे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो सब ये पुराने विचारधारा है ना, इसी को बोला जाता है फैसिज्म या नाजिज्म। अब जर्मनी में क्या हो जाता है, नाजी पार्टी आता है ना, जिसके लीडर कौन रहते हैं, एडोल्फ हिटलर रहते हैं। और बाद में चल कर ये क्या बन जाते हैं, बहुत बड़े डिक्टेटर बन जाते हैं। और वैसे ही अभी बताए हैं कि इटली में कौन रहता है, तो ये मुसोलिनी रहता है। ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। मुसोलिनी जो क्या था, ये कहाँ का लीडर था, ये इटली का लीडर था, वहाँ का तानाशाह था, डिक्टेटर था, जो कि हिटलर को अपना आइडियल मानता था। तो नाजी पार्टी, इसका फुल फॉर्म वगैरह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। मतलब जो समाज के लिए सोशलिस्ट मतलब समाज के लिए जो वर्कर जो है क्या करते थे, पार्टी बनाए थे, उसी का नाम क्या था, नाजी पार्टी, है ना। अब यही नाजी पार्टी के लीडर कौन थे, एडोल्फ हिटलर। और ये आगे चल के क्या हो जाता है, डिक्टेटर बन जाते हैं। अब हिटलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हिटलर की कहानी क्या थी। तो हिटलर पहले क्या था, नॉर्मल एक क्या था, ये सोल्जर था, सैनिक था। फिर बाद में क्या होता है, 1932 में इलेक्शन होता है यहाँ पर, कहाँ पर, जर्मनी में। तो वहाँ पर ये जर्मनी का चांसलर बन जाता है। चांसलर मतलब हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे समझ के चलो, यहाँ का जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो चांसलर का पोस्ट होता है। तो वहाँ पर इलेक्शन में कौन जीत जाता है, एडोल्फ हिटलर। इसका जो पर्सनालिटी था वो बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रांग था। ये लोगों को कनेक्ट कर सकता था, ऐसे ऐसे भाषण देता था कि वो क्या होता था, लोग उसके मतलब उसके बातों को विश्वास कर लेते थे, है ना, और उसको अपना लीडर मानते थे। यानी कि इनके अंदर गजब ही एक टैलेंट था। ये बोलता था, एडोल्फ हिटलर बोलता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेस हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेस बताए थे आप लोगों को, ट्रीटी ऑफ वर्सेस वर्ल्ड वार 1 के बाद में हुआ था। 1940 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार 1 चलता है। फिर 1919 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेस होता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेस में जर्मनी को शर्मनाक स्थिति में डाल दिया था। इसके पूरा आर्मी जो है इसको रखने से मना कर दिया था। इसके जितने भी मिलिट्री हैं, है ना, जो सबमरीन हो गए, गोला बारूद बम हो गए, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके ज़मीन ले लिए गए थे। इसका जो कॉलोनी था वो क्या हो गया था, यूरोपियंस अपने में बांट लिए थे। तो जर्मनी का पूरा इज्जत क्या हो गया था, तार तार हो गया था। हिटलर बोलता था कि मैं उसी इज्जत को क्या करूंगा, जर्मनी को वापस दिलाऊंगा। और ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे भाषण देता था जिससे लोग इसके सपोर्ट में आ जाते थे। और इसको क्या बना दिए, फिर चांसलर बना दिए। तो ये जब चांसलर पावर में आ जाता है, तब धीरे धीरे इसका पावर बढ़ने लगता है, और ये राजा से, लीडर से क्या बन जान
लीडर से ये डिक्टेटर की तरफ जो है जाने लगता है, डिक्टेटर बन जाता है। डिक्टेटर मतलब बताए थे तानाशाह, मतलब जो अपनी मन मर्जी चलाता है, लोगों के बारे में ध्यान नहीं देता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो जो चाहता है वो चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर नाजी रूल आ जाता है जर्मनी में। तो जितने अलग दूसरे पार्टी थे नाजी पार्टी को छोड़कर सबको बैन कर दिया जाता है, सबके लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है, जो भी नाजी पार्टी के खिलाफ बोलता है उसको मार दिया जाता था। बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे। कंसंट्रेशन कैंप मतलब प्रताड़ना केंद्र, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए जा रहते थे, रूम्स वगैरह बनाए जा रहते थे, जहां पर जो भी लोग क्या करते थे नाजी पार्टी के खिलाफ जाते थे, ऐसे लोगों को इसमें भर 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 कर टॉर्चर करके मार दिया जाता था। लोगों को बहुत सारा काम कराया जाता था, बदले में बहुत कम जो है खाना दिया जाता था, फूड वगैरह। और जो काम करने के लायक नहीं होता था उनको इस कंसंट्रेशन कैंप में भर के मार दिया जाता था, है ना। इसी में आप लोगों को बताए थे होलोकॉस्ट ऑफ ज्यूस, है ना। सबसे पहले समझ लीजिए ज्यूस कौन थे, आप लोगों को बताए थे कि ये ज्यूस क्या था, एक जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया या क्रिश्चियन हो गया, ऐसे ही अलग अलग धर्म हैं, उसी प्रकार एक धर्म है यूरोप में ज़्यादातर ये फॉलो किया जाता है। इजराइल आप लोगों ने सुना होगा, भी बहुत चर्चा में था इजराइल। तो इजराइल में ज़्यादातर लोग ज्यूस रहते हैं, है ना। तो ज्यूस एक अलग सा धर्म है। अब वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था, ये जर्मनी में लोग रहते थे ज्यूस, है ना। तो इन लोग क्या था, बहुत पैसे वाले रिच पीपल लोग थे। अभी आप लोग क्या है, फेसबुक तो सब लोग जानते हो ना, अभी तो फेसबुक का जो मार्क जुगरबर्ग है ना, जो इसके संस्थापक है, जो इसके मालिक हैं, वो भी एक ज्यूस है। तो ज्यूस लोग क्या थे, बिजनेस क्लास थे और बहुत पैसे वाले लोग थे। तो इन लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी को सपोर्ट नहीं किया। तो इसके कारण ही ये जो हिटलर था, ये ज्यूस पीपल से बहुत ज़्यादा खुन्नस खाया रखता था, मतलब इससे बहुत ज़्यादा दुश्मनी था, ये इससे बहुत ज़्यादा हेट करता था कि ज्यूस के कारण ही पूरा पूरा कारण इसी को मानता था कि ज्यूस ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम लोग वर्ल्ड वॉर वन हार गए। तो हिटलर ने क्या किया, 60 लाख ज्यूस को जो कि कहाँ थे, केवल जर्मनी में नहीं पूरे यूरोप में सबको पकड़ पकड़ के लाया, और ये जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे इसमें सबको भर दिया। और यहाँ पर पॉइजनस गैस जहरीली गैस को छोड़कर यहाँ पर 60 लाख ज्यूस को क्या कर दिया, मार दिया। इसी को क्या बोला जाता है, होलोकॉस्ट बोला जाता है। होलोकॉस्ट या मैसाकर ऑफ ज्यूस, मैसाकर या इसी के लिए दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब होता है नरसंहार। एक साथ अगर बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, मार दिया जाता है, इसी को मैसाकर या जीनोसाइड बोला जाता है। तो यही जो 60 लाख ज्यूस थे इनको मारा गया था, इसको क्या बोला गया था, होलोकॉस्ट ऑफ ज्यूस। अब 60 लाख तो केवल ज्यूस थे, है ना। उसके बाद 50 लाख जो नॉन ज्यूस पीपल थे, है ना, जो पोलैंड के रहने वाले थे, रसियन थे, है ना, ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। तो इसी को क्या बोला जाता है, होलोकॉस्ट बोला जाता है। ये जो है हिटलर में कितनी इंसानियत थी इसको दर्शाता है। अब इसके बाद फिर क्या आ जाता है, हम लोग वर्ल्ड वॉर टू में चलते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू कैसे हुआ, क्या हुआ, तो देखो जर्मनी क्या था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, हिटलर पावरफुल होते जा रहा था। हिटलर जो है वही सबका दादा, बाप का दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा करके ये जो है जर्मनी की पुरानी जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसको जीवित करने में लगा था। आर्मी बनाने से इसको मना किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेस में। ये धड़ाधड़ आर्मी खड़े करते जा रहा था। उसके बाद इसने सबमरीन बनाए, एयरक्राफ्ट बनाए, जो पहले से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, टैंक, ये सब फिर से बनाने लग गया। यानी कि जर्मनी को इंडस्ट्रियलिस्ट आया, जॉब दिया, बहुत सारे प्रोग्रेस किया, जर्मनी को फिर से अपने पैरों में खड़ा कर दिया। अब इसके बाद इसने क्या किया, धीरे धीरे अपने जो है हाथ खोलना स्टार्ट की। उसके बाद ये फुल फॉर्म में आ गया, ऑस्ट्रिया हंगरी को इसने धो धोकर पटक पटक के कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ, अपीजमेंट की पॉलिसी, ये क्या होता है पूछा जा सकता है। अपीजमेंट पॉलिसी ये क्या होता है, जैसे क्या होता है कभी कभी माँ बाप या बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार में डांटते नहीं हैं तो उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। अब ये क्या था सर, समझ नहीं आया। तो देखो मान के चलो कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है और जो मम्मी पापा हैं, माँ बाप हैं, इनको डांटना चाहिए, गलती पर इसको मारना पीटना चाहिए या टोकना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, हाँ है ना, मेरा मेरा बेटा है, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, ज़्यादा लाड़ दुलार में क्या होता है, इसको डांटते नहीं है। तो किसी के गलती को देखकर भी उसको रोकना नहीं टोकना, इसी को क्या बोलते हैं, अपीजमेंट पॉलिसी। मतलब यहाँ पर जर्मनी क्या कर रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी को अटैक कर रहा था। अब ये कौन देख रहा था, फ्रांस और यूके बैठकर देख रहे थे कि जर्मनी तो अब पावरफुल हो गया है, तो अब हम लोग इसको कैसे डारे, है ना, कि इसको कैसे डांटे या अटैक कर देंगे, तो अगर ये हम पे अटैक कर देगा तो। इसीलिए जर्मनी और फ्रांस और यूके ने कुछ नहीं बोला, जर्मनी अटैक किया ऑस्ट्रिया हंगरी पे, इन लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे। फिर अब जर्मनी फिर क्या किया, पोलैंड पर हमला कर दिया, फिर भी अब तब जाके इन लोग का क्या हुआ, फ्रांस और यूके थोड़ा अलर्ट हुए, इनको लगा कि आने वाले टाइम में क्या पता है हम लोग के ऊपर भी अटैक कर दे। तब जाके फ्रांस ने और यूके ने क्या किया, जर्मनी को रोकने के लिए अटैक किया।
अब जर्मनी जो है इसके ऊपर भी धावा बोल दिया। अब ये कब हुआ, तो 1939 से लेकर 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर टू का टाइम पीरियड है, आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में 1940 में फ्रांस को अगले एक साल में निपटा दिया, कौन, जर्मनी, है ना। हिटलर जो है पहले से खुन्नस खाए बैठा था फ्रांस के कारण, बस उसको तो मौके का इंतजार था, तो फ्रांस को हरा दिया। ब्रिटेन में भी, लंदन में बहुत ज़्यादा बमबारी किया, और यूके का भी हालत खराब था। अब इधर कौन आ गया, इधर यूएसएसआर कौन था, ये रसिया था, उसी का नाम चेंज हो गया था रशियन रिवॉल्यूशन में, आप लोगों को बताए थे। यूनियन ऑफ सोशलिस्ट, है ना, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, ये क्या था, सोवियत रसिया, आप लोग ध्यान रख सकते हैं शॉर्ट में। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, जर्मनी और रसिया के बीच में ट्रीटी हुआ था, समझौता हुआ था कि ये एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे ऐसे करके। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, हिटलर को लगा कि हम लोग तो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए तो रसिया को भी हरा सकते हैं, रसिया को भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जर्मनी के डर और लालच के कारण से क्या हो गया, रसिया के ऊपर अटैक कर दिया। अब रसिया में यहाँ पर क्या पड़ता है, साइबेरिया में यहाँ पर क्या होता है, आए बाएं ठंड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होता है। और यहाँ पर ठंड में क्या था, जर्मनी के जो सोल्जर्स थे उन लोग लड़ने के काबिल नहीं थे, तो रशियन सोल्जर्स ने जर्मनी को हरा दिया। जर्मनी को हराया, इसी को बोला जाता है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, जो कि 1942-1943 में हुआ था। इसमें क्या होता है, जर्मनी को पहली बार हार का सामना करना पड़ता है। इसमें अभी तक जो है जर्मनी जीतते रहता है। तो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड एक शहर है, जगह है कहाँ पर, रसिया में। तो यहीं पर जर्मनी हार जाता है 1942-1943 में। तो अब फिर क्या होता है, जर्मनी का हालत थोड़ा खराब होना स्टार्ट होता है। इसी बीच में क्या होता है इसी बीच में जापान एक छोटा सा कंट्री है। अब इसमें आप लोगों को वर्ल्ड वॉर वन में दो ग्रुप बताए थे, है ना, वर्ल्ड वॉर वन में, वर्ल्ड वॉर टू में भी दो ग्रुप थे। एक को बोला गया था, क्या बोला गया था, सेंट्रल पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स की जगह अब नाम चेंज हो गया है, अब वो क्या हो जाता है, एक्सिस पावर, जिसमें कौन कौन रहते हैं, जर्मनी, इटली और जापान, है ना। अब जापान कहाँ से आ गया, तो ये जापान के बारे में अभी बताते हैं। तो जर्मनी और इटली, जर्मनी और सेंट्रल पावर्स में आप लोगों को कौन बताए थे, जर्मनी पहले से ही था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, और एक बताए थे ऑटोमन एम्पायर था वर्ल्ड सेंट्रल पावर्स में वर्ल्ड वॉर वन में। लेकिन अब क्या होता है, तीन कंट्रीज आप लोगों को ध्यान रखना है एक्सिस पावर में, जर्मनी, इटली और जापान। इसके बाद अलाइड पावर्स में कौन कौन थे, तो अलाइड पावर्स में फिर वही जो पिछले बार थे वही लोग थे, फ्रांस, यूके और यूएसए और रसिया का नाम ध्यान रखना। इसमें क्या हो गया था, यूएसएसआर 1917 में आप लोगों को रशियन रिवॉल्यूशन बताए थे ना उसमें। तो अब क्या होता है, ये जो एक्सिस पावर थे इसमें तीनों के बीच में पैक्ट हो रखा था। जैसे जर्मनी क्या कर रहा था, इधर से सब कंट्रीज में अटैक करके इसको जीतते जा रहा था, वैसे ही यहाँ पर जो ये देखो, ये जापान जो है आइलैंड कंट्री है, छोटा सा देश है, लेकिन इसने चाइना को हरा दिया, चाइना से आगे हरा कर यहाँ पर सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सबको हरा के इंडिया तक पर कब्जा करने आ चुका था। तो यहाँ पर क्या था, जापान भी इस पूरे एरिया को क्या क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था। जैसे यहाँ पर हम लोग जर्मनी को यूरोप में देख रहे थे। अब क्या हुआ, जापान ने एक गलती कर दिया। जापान ने क्या किया, अमेरिका है ना, तो इधर से जाएंगे तो अमेरिका पास पड़ेगा। तो जापान ने क्या किया, अमेरिका का एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर जहाज खड़े रहते हैं। जैसे एयरपोर्ट रहता है ना, जहाँ पर एयरप्लेन रहते हैं, वैसे ही जहाँ पर शिप वगैरह रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट, सी पोर्ट, बंदरगाह। तो पर्ल हार्बर करके एक पोर्ट था अमेरिका का, वहां पर जापान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिरा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब अमेरिका का जो सैम अंकल है वो भड़क गया। तो यहाँ पर अमेरिका भी जो है युद्ध में कूद जाता है। अब अमेरिका किसके साइड हो गया, यूके और फ्रांस के साइड में हो गया। और जापान किसके साइड में था, तो जापान जो है जर्मनी, इटली के साथ में था। तो अमेरिका ने क्या किया, अब इन तीनों को एक साथ क्या कर लिया, आड़े हाथ लिया, और फिर अमेरिका आ गया। अमेरिका जो है इधर से जर्मनी पे अटैक कर दिया, इधर से इटली पे अटैक कर दिया, और उधर जापान पे अटैक कर दिया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, जर्मनी जो है बैकफुट पर आ गया और इसको हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो एक्सिस पावर थे हार जाते हैं, अलाइड पावर्स फिर से जीत जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब अमेरिका ने क्या किया, दो न्यूक्लियर बम बना रखे थे उसने। अब इसने क्या किया, अमेरिका ने दिवाली मनाने के लिए, जापान लेकिन हार नहीं मान रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, जर्मनी हार मान गया, इटली हार मान गया। यहाँ का जो हिटलर था और जो मुसोलिनी था, इन दोनों ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया हार के नाम से, है ना। लेकिन जो जापान है ये क्या बन गया था, ये पुष्पराज बन के खड़ा हुआ था, हाँ मैं तो झुकेगा नहीं साला करके। तो अब क्या हुआ, जापान को मजा चखाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर दो बम फोड़ दिए, जा बेटा तू, है ना, पुष्पा बन के कब तक झुकेगा नहीं देखता हूँ करके। तो 6 अगस्त 1945 को
हिरोशिमा वहाँ का प्लेस है जापान का। 6 अगस्त 1945 1945 को यहाँ पर एक बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय, है ना। फिर उसके बाद भी झुका नहीं है। तब उसने फिर जाके क्या किया, 9 अगस्त 1945 को 3 दिन के बाद में फिर नागासाकी करके एक जगह है, वहाँ पर फैट मैन नामक दूसरा न्यूक्लियर बम जो है ड्रॉप करता है। अब यहाँ पर पुष्पराज गया, है ना, मतलब जापान जो है हार मान जाता है, पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एलाइड पावर्स फिर से वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या हुआ था, या इंडिया का इसमें क्या रोल था। तो इंडिया में क्या था उस समय आप लोगों को बताया 1939 से लेकर 1945 तक क्या चलता है, वर्ल्ड वॉर 2 चलता है। इस समय इंडिया जो है ब्रिटिशर्स का गुलाम था। तो फिर इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स को लड़ने के लिए इंडिया के सोल्जर्स को यूके फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए बोला गया था। लेकिन यहाँ पर एक मेजर जो चीज़ हुआ था वो क्या था, बंगाल फेमाइन। फेमाइन मतलब क्या होता है, भूखमरी होता है, या इसको हम लोग अकाल बोल सकते हैं। जब क्या होता है लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता, या भूख से जो लोगों की मृत्यु होती है ना, भूखमरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमाइन। तो 1943 में क्या हुआ, बंगाल में फेमाइन आया। फेमाइन आया मतलब कि क्या हुआ था, बंगाल में बहुत उपजाऊ जमीन है, खाने पीने का होता था। लेकिन उस समय क्या हो गया 1940 के टाइम में क्या हुआ, यहाँ पर अकाल आ गया। अकाल मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ, लोगों के पास में खाने की कमी हो गई। उसमें से भी जो प्रोडक्शन हुआ, इसको क्या किया गया, जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी वो आर्मी के लिए भेज दिया गया। कहाँ पर, वर्ल्ड वॉर 2 जहाँ पर चल रहा था, आर्मी के खाने के लिए। तो यहाँ जो बंगाल के लोग थे, इनके पास में खाने की कमी हो गई। बाकी जो बचा उन लोग क्या करने लग गए, ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए, जो है प्राइस को ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जिनके पास में पैसा था वो लेके क्या करने लग गए, स्टॉक करके रखने लग गए। तो गरीब आदमी और जो भूखे आदमी, जो गरीब आदमी थे, है ना, उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो उन लोग भूख के कारण मर गए, और बहुत सारे बीमारी के कारण मर गए, क्योंकि उन लोग भूख के कारण गंदा खाना खा लेते थे। तो उसके कारण बहुत सारी बीमारी, महामारी जैसा सिचुएशन फैल गया था। तो 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है क्या हो गए थे, मारे गए थे स्टारवेशन के कारण से, भूखमरी के कारण से। इसी को बंगाल फेमाइन बोला जाता है, बंगाल में आया था इसलिए। अब इसके बाद इंडिया में आप लोगों ने पहली हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आप लोग, क्लास 8th वगैरह में। 1942 में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, गांधी जी इनके लीडर थे, है ना। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, इन्होंने आज़ाद हिंद आर्मी बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज। ये इंडिया को आज़ाद कराने के लिए ये अपना अलग से क्या बना रहे थे, आर्मी बना रहे थे। सिंगापुर वगैरह में इन्होंने जर्मनी से जाके भी मिला था, हिटलर से। जो नेताजी हमारे जर्मनी के हिटलर से भी जाके मिला था कि आप, हम दोनों का जो कॉमन है, क्या है, शत्रु है यूके, तो क्यों हम लोग हाथ नहीं मिला लेते ऐसे करके। तो ये सब आप लोगों ने पिछले उस क्लासेस में पढ़ लिया था। अब फिर क्या किया गया, 1945 में क्या हो गया, जब जापान हार मान लिया तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। उसके बाद इजराइल में आप लोगों को बताया थे, इजराइल एक अलग से कंट्री बनाया गया, किसके लिए, ज्यूस के लिए। ज्यूस, वही ज्यूस जो 60 लाख ज्यूस को मार दिया गया था, मैसाकर हुआ था हिटलर ने। तो 1948 में आज़ादी के बाद में क्या किया गया था, इजराइल एक अलग से कंट्री बनाया गया ज्यूस के लिए। पहले देश हुआ करता था पैलेस्टाइन, है ना, ये मुस्लिम कंट्री हुआ करता था। अभी आप लोग सुन रहे हो कि इजराइल और यही पैलेस्टाइन, जिसको हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं, है ना, गाजा पट्टी वगैरह, यहाँ पर एक हमास करके आतंकवादी रहता है, इन्हीं के बीच में क्या हो रहा है, अभी युद्ध हो रहा है। फिर इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसी को बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको बनाया गया वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद में। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, तो आप लोगों को बताया था कि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस कब बनाया गया था, 1919 में बनाया गया था, है ना। 1920 में, 1940 से लेकर 18 तक वर्ल्ड वॉर 1 चलता है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होता है। फिर 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है। वैसे ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। कब बनाया गया, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। लीग ऑफ नेशंस तो फेल हो गया था। ये क्यों बनाया गया था, दुनिया में शांति लाने के लिए, ताकि और आगे वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन मत हो। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हम लोग देखते हैं कि 1939 से फिर जो है 20 साल बाद लगभग वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए लीग ऑफ नेशंस तो फेल हो गया था। तो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। इस बार इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से बनाया गया। यहाँ पर 50 देशों ने साइन किया यूनाइटेड नेशंस बनाने के लिए, जिसमें इंडिया भी शामिल था, है ना। तो ध्यान रखेंगे 50 देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस का गठन किया था, फॉर्मेशन किया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। अब इसमें क्या क्या बात किया गया था, क्यों यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि
पीस को मेंटेन रखना, दुनिया में शांति बनाए रखना, और आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ऐसे करके थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ऐसा सिचुएशन ना आए, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और भी इसके बहुत सारे एम थे, जैसे कि जो बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, है ना, पूरा तबाही हो गया था, तो पूरा वर्ल्ड को फिर से क्या करना, अच्छे से सुधारना, लोगों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, ये सब इसके एम थे। और यूनाइटेड नेशंस के लिए इसीलिए क्या था, अलग अलग बॉडीज बनाए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताए थे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब का फुल फॉर्म आपके बुक में है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, देख लेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी देखा था कोरोना वगैरह का पूरा वैक्सीन वगैरह आया था, तो जितनी भी बीमारियां आती हैं दुनिया में, उसको देख रेख करने, उसके इलाज के लिए WHO वर्क करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो बच्चे अनाथ हुए थे उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके है ना शिक्षा के लिए ये यही काम करता है। फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो श्रमिक हैं, जो लेबर है, उनके राइट्स के लिए बात करता है। यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट है, मानव के अधिकार हैं, उनके लिए बात करता है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट रहता है वैसे पूरी दुनिया का एक कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये सब क्या था, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, जो अलग अलग काम करता है दुनिया में शांति बनाने के लिए, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो पुराने जो डिस्ट्रक्शन हुए थे उसको ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड वॉर 1 का जो रिवीजन है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 10 में डीकोलोनाइजेशन का रिवीजन।